अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ आई के साथ मैं हूं इफ्तिखार शिराजी। मुल्क में सियासी दर्ज हरारत एक बार फिर अपने अरूज पे है और जहां तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, अवामी मुस्लिम लीग, अवामी तहरीक जैसी जमातों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान कर दिया है, वहीं पे अब मुल्क एक और बड़ी अहम जमात इस्लामी भी सड़कों पे आने के लिए तैयार है और धरना दिया जा रहा है करप्शन को लेके। लोग सितंबर के हवाले से पेशन गोइयाँ कर रहे हैं कि शायद सितंबर का महीना इस हुकूमत के लिए बहुत भारी होगा। क्या होने जा रहा है, यकीनी तौर पे हर शहरी जानना चाहता है कि आने वाले वक्त में क्या अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, अमीर जमात इस्लामी और पाकिस्तान के सीजन पॉलिटिशियन सिराजुल हक साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर आपने भी शुरुआत करूंगा मैं आपके धरने से, ऐलान किया आपने और होपफुली होने जा रहा है। इतनी देर क्यों लगी सर? करप्शन का मसला कोई नया तो नहीं है, पाकिस्तान में बड़ा पुराना है और ये इस मसले के बारे में कहा जाता है कि नासूर है पाकिस्तान के लिए। आप जैसी जमात ने इस कदर ताख़ीर क्यों की सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करप्शन के ख़िलाफ़ तो हम एक तवील अरसे से लड़ रहे हैं और करप्शन फ्री पाकिस्तान मुहिम चला रहे हैं। आपको याद होगा हमने ट्रेन मार्च किया, 75 जलसों से मैंने ख़ुद ट्रेन मार्च के दौरान ख़िताब किया, जलसे किए, जुलूस किए, सेमिनार किए, पार्टियों को बुलाया, मुलाकातें की, आवाम को मोटिवेट करने, बाशऊर बनाने और शऊर काम करने की कोशिश की। और फिर हमने असम्बली के अंदर भी, ईवान में भी हमने बिल पेश किए करप्शन के ख़ात्मे के लिए और क़वानीन लाने के लिए। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो ऐसा नहीं है कि आज 8 तारीख़ को हम धरना दे रहे हैं तो ये हमारा कोई पहला प्रोग्राम है। ये एक तसलसल है हमारी उस जद्दोजहद का जो एक करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन 8 तारीख़ का जो धरना है वो हुकूमत की बेहिसी के ख़िलाफ़ है, बुज़दिली के ख़िलाफ़ है कि मशरक़ पाकिस्तान को बचाने के लिए और मुत्तहिदा पाकिस्तान को कायम रखने के लिए 1971 में जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया, पाक आर्मी का साथ दिया, पाकिस्तान का झंडा लहराया, आज उनको चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। हाल ये है कि इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदे में मौजूद है कि 71 के वाक़यात में जो भी मुलव्वस है हम उसको नहीं उठाएँगे। उसके बावजूद भी साबिक़ कौमी असम्बली का मेंबर, साबिक़ मिनिस्टर और अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश मतियुर रहमान निज़ामी को फांसी हुई, फिर अब्दुल कादिर चौधरी को फांसी हुई, हसन अली मुजाहिद को फांसी हुई। ये भी मिनिस्टर रहे हैं। ये अब्दुल कादिर 6 बार कौमी असम्बली, वहाँ के कौमी असम्बली के मेंबर रहे हैं। अब मीर कासम अली भी शहीद हो गए। और अल्लाह गवाह है, मैंने इन तमाम शहादतों के दौरान वज़ीर दाखिला से लेकर वज़ीर ख़ारिजा से लेकर वज़ीर आज़म तक तमाम से बात की, बाकी मिनिस्टर से भी, इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी लोग अवेलेबल थे, तमाम सफारत खानों से, जहाँ जहाँ मुमकिन था। लेकिन बाहर की दुनिया के तमाम लोगों ने तो मुझे यही बताया कि इसमें हुकूमत मुद्दई नहीं है। हुकूमत के इस बेहिस्सी के ख़िलाफ़ 8 तारीख़ को धरना दे रहे हैं। करप्शन है सर, क्या आपको सिर्फ मरकज़ में नज़र आती है या जिस हुकूमत के इत्तेहादी KPK में वहाँ पे भी कुछ ऐसा है? और अगर ये धरना है तो क्या ये वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ है या KPK गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी होगा ये? आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं ये चाहता हूँ ना कि हम एक कानून बना ले, इसलिए हमने ईवानों में भी बात की। फिर हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए कि वो हुकूमत को कह दे कि वो कमीशन बना ले, वो एक ऐसा कमीशन हो जो बाइख्तियार हो, जो तो उसके लिए कानून साजी हो रही है ना, जिनके दांत ना हो। उस कमीशन पे हम क्या करें जो सिर्फ तहकीक कर ले। लेकिन हुकूमत 5 महीने गुजर गए पानामा लीक्स के वाक़े का, आज अब तक कोई हरकत ही नहीं की। तो इसलिए हम चौकों और चौराहों में भी हैं, हम अदालतों में भी हैं, हम ईवानों के अंदर भी सराफ़ा एहतजाज है। तो क्या ख्याल है आपकी इस तहरीक में या इस धरने में या इस एहतजाज में पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी शरीक होंगी? क्योंकि अब तक देखे हमने, अगर कोई एहतजाज आपने किया है KPK में जिसके इत्तेहादी आप हैं, पंजाब में जब आप जलसे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं या कराची में कर रहे हैं, नज़र नहीं आते। तो एक तो वजूहात बताइए कि डिस्टेंस क्यों जाती है तहरीक इंसाफ आपसे, और अब हम उम्मीद रखें कि वो लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। जब हमने कोई कानून बनाया तो कानून सिर्फ मुस्लिम लीग के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब के लिए नहीं होगा,
वो सिराजुल हक के लिए भी होगा, जमात इस्लामी के लिए भी होगा, पीपल पार्टी के लिए भी होगा, पीटीआई के लिए भी होगा, बाकी सब के लिए होगा। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि कानून बने ताकि दूध का दूध और पानी पानी हो जाए। इस वक्त तो जो कमीशन है उसका काम सिर्फ यह है कि वो तहकीकात करके किताब बनाकर हुकूमत को पेश करेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो अहमदुर्रहमान कमीशन भी इस तरह हुआ है, एबटाबाद कमीशन पर कितना पैसा लगा। तो सिराजुल हक साहब फोरम तो मौजूद है, एक मुसवदा आप बना लीजिए, पेश कीजिए ताकि उसको डिबेट करें, और अगर आपका एक अच्छा है तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी दीगर जमातें क्या उसकी हिमायत नहीं करेंगी? देखिए, इसम्बली में तो मुस्लिम लीग की अक्सरियत है, जब तक एक कानून साजी में वो साथ न दे, वो सपोर्ट ना करे, तो आप शोर शराबा तो कर सकते हैं लेकिन एक रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन नहीं हो सकता है। और आपके ख्याल में मियाँ साहब की नीयत ऐसी कोई नहीं है, ऐसा कोई कानून बनाने के लिए वो तैयार नहीं है? मेरे ख्याल अगर वो चाहते तो अब तक तो हो जाता, इसलिए कि वो बरसर इख्तिदार है, लेकिन वो भी टाइम गेन करना चाहते हैं। बस सिराजुल हक साहब कह रहे हैं कि मियाँ साहब सबसे बड़ी रुकावट अगर ऐसी कानून साजी नहीं हो रही। यानी और किसकी हुकूमत है? आप तो वज़ीर आज़म नहीं है ना मैं वज़ीर आज़म हूँ, वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ साहब है। अगर वो चाहते तो अब तक कमीशन भी बन जाता और अब तक कानून साजी भी होती, लेकिन अब तक नहीं कर सकी हुकूमत, वजू नहीं कर सकी, इसलिए कि अगर हुकूमत बनेगा, कानून बनेगा, तो कानून एक आईने के तरह है, फिर उसमें आदमी को अपने चेहरा और चेहरे पर दाग नज़र आते हैं। तो इसे लोग चाहते हैं कि चेहरे को क्या साफ रखे, इस आईने के हो तोड़े, आईना के को ही तोड़े। आपके ख्याल में कानून बनो तो पहली पकड़ में नून लीग के रहनुमा आएंगे? मेरा डिमांड यही है, हमारा मुतालिबा यही है कि एक ऐसा बाइख्तियार कमीशन बन जाए, उसमें सबसे पहले नवाज शरीफ साहब और उनके टोले का एहतसाब हो, और उससे पहले जो पीपल पार्टी की हुकूमत गुजरी है और उससे पहले नवाज शरीफ ये परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत गुजरी है, सबका एहतसाब हो जाए। सिराजुल हक साहब, आपने मुशर्रफ का जिक्र भी कर दिया। मुत्तहिदा मजलिस अमल ने किसी ज़माने में जनरल मुशर्रफ को एक लीगल कवर दिया था, तो क्या आज आपको थोड़ा सा अफसोस होता है कि वो गलत फैसला था? नहीं तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में तो मैं आपके साथ बैठा हूँ, उसके दौर में तो मैं ख़ुद जेल में गया था, अडियाला जेल में रहा, रमज़ान के रोज़े उधर रखे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हिमायत सर मुत्तहिदा मजलिस अमल ये भी तो तारीख़ का एक हिस्सा है। नहीं, मुत्तहिदा मजलिस अमल के साथ नहीं बल्कि पूरी कौम के साथ उसने वादा किया था कि मैं 31 दिसंबर को ये वर्दी उतारूँगा, और अपने कॉलर को उसने ख़ुद ही हाथ लगाए थे। तो उसने सिर्फ मुत्तहिदा मजलिस अमल के साथ बेवफाई और यानी झूठ नहीं बोला, पूरी कौम के साथ, पूरी दुनिया के साथ झूठ बोला था। और यही वजह है कि आज वो अपने मुल्क भी नहीं आ सकता है। ये एक बड़ी शर्म की बात है कि एक आदमी सदर भी रहा हूँ, चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी रहा हूँ और आर्मी चीफ भी रहा हूँ, और फिर अपने मुल्क नहीं आ सकता हूँ। तो इससे बड़ी ज़िंदगी में मौत और क्या है? ये तो ज़िंदगी ही में एक मौत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और सिराजुल हक सबसे पूछेंगे कि कुछ तजज़ियाकार ये कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जैसी जमात MRD की तर्ज पे अलायंस बना ले तो हुकूमत के लिए ख़तरात बढ़ जाएंगे। क्या कुछ ऐसा इरादा रखते हैं सिराजुल हक साहब? एक छोटा सा ब्रेक के बाद उनसे जवाब देते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। सिराजुल हक साहब, क्या ऐसा कुछ इरादा है कि अगर ये धरने एहतजाज कारामद साबित नहीं होता तो फिर उसके बाद MRD तर्ज का एक इत्तेहाद बनने जा रहा है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर दीगर जमातों के साथ? असल में इस हुकूमत के लिए ख़तरा जो है वो अपोजिशन के बजाय ख़ुद अपनी कारकर्दगी है। और मेरा एक ख्याल था, मैंने हमेशा ये तजवीज़, इलेक्शन जीत रहे, जेल में जीत रहे, मैं नहीं, ज़िमनी इलेक्शन हमेशा बरसर इख्तिदार जमातें जीत जाती हैं। मेरा अपना एक ख्याल था कि मरकज़ी हुकूमत जहाँ मुस्लिम लीग की हुकूमत है और चारों सूबाई हुकूमतें मखलूत हुकूमतें हैं, ये अपना टेन्योर पूरा कर ले और लोग एहतसाब कर ले, कारकर्दगी की बुनियाद पर इनके दरमियान मुकाबला हो और ख़िदमत खल्क में इनका मुकाबला हो। लेकिन मौजूदा हुकूमतों की जो कारकर्दगी है वो बहुत ज़्यादा मायूस कुन और परेशान कुन है, और यही वजह है कि उन्होंने ख़ुद लोगों को रास्ता दिखाया, सड़कों का, चौक और चौराहों का, एहतजाज का, रैलीज़ का। अब देखिए, पानामा लीक्स में अगर हुक्मरान इन्वॉल्व है तो ख़ुद ही जनाब नवाज शरीफ साहब ने 3 बार तकरीर की, अपनी सफाई पेश की। अब सारी दुनिया जानती है कि सफाई पेश करने की जगह वो TV स्क्रीन नहीं है। सफाई पेश करने की जगह अगर किसी पर इल्ज़ाम लगा हो तो अदालत है। तो हमने यही डिमांड किया कि आप कमीशन बना ले, आप TORs पर इत्तेफाक कर ले,
लेकिन अब तक हुकूमत न TOR पर इत्तेफाक करती है, न कमीशन बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला काला है ना। अगर आपका दामन साफ़ है, कल आपको कमीशन वाले बुला ले, अदालत बुला ले, आप दौड़ के वहाँ पहुँचेंगे कि जनाब मैं हाज़िर हूँ। लेकिन अगर आपका रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो आप वकील करेंगे, तारीख़ों पर तारीख़ें डालेंगे, टालने की कोशिश करेंगे, वक़्त गेन करने की कोशिश करेंगे। यही काम ये हुकूमत करती है। आप सुप्रीम कोर्ट में भी गए एक रेफरेंस लेके जो मुस्तरद हो चुका है। अब अगला ऑप्शन क्या है? अगर जमात इस्लामी चाहती है कि एक करप्ट हुक्मरान बैठे हैं, इनको जाना चाहिए, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट क्या करेंगे सर? इन्हें वो रजिस्ट्रार ने उस पर कुछ इतराज़ात किए, लेकिन हमने फिर दोबारा अपील की, दरख्वास्त की कि इसको सुना जाए जजेस के पैनल में। तो हम पीछे नहीं हटे, इंशाल्लाह हम वो अदालतों में भी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम चौक और चौराहों में भी मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर तो अगर एहतसाब की कोई असल ताकत है तो आवाम है। इसलिए एक रास्ता यह भी है, मैं शेयर करना चाहूँगा अपने सामीन पाकिस्तानियों से, कि क्यों ना हम जो असम्बलियों का टेन्योर है उसको 4 साल कर ले। इसलिए कि 5 साल बहुत बड़ा अरसा है। अगर एक हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी हो, उसके साथ बासालियत टीम हो, उसके साथ विज़न हो, तो 4 साल बहुत काफ़ी अरसा है। और आप देखते हैं कि ख़ुद अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में भी इलेक्शन 4 साल के लिए होते हैं और रोज़ उनके हम देखते हैं, लेकिन उसकी वजह से उनके एफिशिएंसी में इजाफा हुआ। उनकी वजह से वो जल्द अज जल्द अपने मंसूबों को अमली शक्ल देती हैं, अमली जामा पहनाती है। हमारे यहाँ कहते हैं कि 5 साल है, रहने दे, उस वक़्त देखा जाएगा जब हशर का दिन आएगा। तो इसलिए मैं तो अपोजिशन जमातों को भी कहना चाहता हूँ और ख़ुद हुकूमत को भी मशवरा देना चाहता हूँ कि हम मिलकर अपनी असम्बलियों का टेन्योर और हुकूमत का टेन्योर 4 साल कर ले, ताकि हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी हो। और सपोज़ अगर कोई हुकूमत ऐसी है जो नाअहल है तो कम से कम 5 साल तो अज़ाब मुसल्लत ना रहे। सही सर, स्पीकर ने उनके पास भी कुछ रेफरेंस गए थे, प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी, दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ भी। कहते हैं कि जी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और जहांगीर दानी के ख़िलाफ़ तो इलेक्शन कमीशन की तरफ भिजवा दिए गए, प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो थे वो मुस्तरद कर दिए गए। तो क्या लगता है आपको कि मेरिट डिसीजन हुआ है या अगेन वो अब गैर जानबदार तरीके से उन्होंने फैसला नहीं किया? जानबदारी नज़र आ रही है आपको भी? आज मैं सोच रहा था रेफरेंस के हवाले से, और फिर मैं इस पर यकसू हुआ कि असल रेफरेंस वो है जो अवाम की अदालत में हो, अवाम उसके बारे में फ़ैसला करे। असम्बलियों के अंदर जो रेफरेंस है वो एक नामुकम्मल चीज़ है। इसलिए कि अगर तो मौजूद है ना सर, देखिए एक इदारा मौजूद है लेकिन हमेशा उसका हशर यही होगा। अब अगर मुस्लिम लीग का अपना ही एक स्पीकर है तो क्या हमारे यहाँ हमारे सियासी क़यादतों का या हमारे इदारों का अखलाक़ी जुर्रत ऐसी है कि वो अपने ही मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ फ़ैसला करें या अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला करें? हमेशा स्पीकर ने, जो मैंने देखा है, अपने आप को वक़्त के हुक्मरानों का एक ग़ुलाम समझता है, एक नौकर समझता है। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस पेश भी किए थे तो उन्होंने भी अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश की है, और ये तो अंडरस्टूड था कि वो इसको कभी भी मिचेवर नहीं देगा। उनका आपके क्या ख्याल में, अब वो मुतनाज़ा हो चुके हैं एज ए स्पीकर, क्या समझते हैं आप, उनका स्टेटस क्या है? देखिए पहले दिन से हम यही समझते हैं कि अगरचे स्पीकर की कुर्सी गैर जानिबदार है और एक बहुत बावक़ार कुर्सी है बाहर की दुनिया में, और मैं आपको बताऊं कि अगर आप बरतानिया जाएंगे तो वज़ीर आज़म का वो वक़ार और इज़्ज़त हाउस के अंदर नहीं है जो एक स्पीकर का होता है। बहुत बड़ा मुकाम, उसका रोब, उसका दबदबा, उसका हर एक लफ्ज़, उसका हर एक अदा लोग बिल्कुल एक कौमी वर्से की तौर पर अपने साथ महफूज रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ स्पीकर भी एक पार्टी का एक्टिविस्ट होता है और फिर वही काम करता है जो एक एक्टिविस्ट और एक पुरजोश वर्कर करता है। सर थोड़ा सा आते हैं कराची की तरफ। अब तो कहूँगा कि MQM बरतानिया के जो रहनुमा ने पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर की, आप क्या समझते हैं कि अब तक के जो हुकूमती इक़दाम हैं वो काफ़ी हैं या इससे बढ़ के कोई एक्शन लेना चाहिए उनके ख़िलाफ़ हुकूमत को? मैं समझता हूँ कि ये जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने नारा लगाया, तो एक तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद रहेगा, क़यामत तक रहेगा, और पाकिस्तान हमारी जान है, हमारी पहचान है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा अक़ीदा है,
और एक लिहाज से उसने हमारे अक़ीदे और हमारे फ़लसफ़े हयात के ख़िलाफ़ नारा लगाया है। लेकिन ये भी है कि ये पहली बार अल्ताफ़ हुसैन ने ये काम नहीं किया है। ये तो जब ज़रूरत हुआ तो लोगों ने, मीडिया ने और इदारों ने उसको सीरियस लिया कि हाँ अब के बार, इसलिए कि इससे पहले हमेशा उन्होंने बाज़ इदारों के सरबराहों का नाम ले लेकर उनको थ्रेट देते रहे, धमकियाँ देते रहे, बाज़ औक़ात तो ऐसे गलीज़ अल्फाज भी अदा करते रहे जो हमारे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पहली बार उसने ऐसा काम नहीं किया, तो इस बार उन्होंने ये तो कर लिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर अल्ताफ़ हुसैन के कहने पर कराची में लोगों ने कत्ल किए तो ख़ुद तो नहीं आया था, इशारा उनका था, तो कुछ और लोग भी इन्वॉल्व तो है। अगर आर्टिकल 6 को प्रोवोक करना, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ मज़दूर जलाए गए हैं, अगर यहाँ उकला जलाए गए हैं, अगर यहाँ 12 मई का वाक़या हुआ, तो हम हैरान है कि वहाँ वो ये सारे वाक़यात, इसमें जिन्नात इन्वॉल्व है या कुछ लोगों ने ये किया। ये कोई एक्सीडेंट तो नहीं है, ये तो एक तसलसल है गुज़श्ता 24-25 सालों का। लेकिन आप देखते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन की इस चेहरे के साथ और इस रवैये के साथ किस तरह पीपल पार्टी ने भी उनको हमेशा साथ रखने की कोशिश की है, मुस्लिम लीग ने भी उनको हमेशा साथ रखने की कोशिश की है, और आपने देखा है कि परवेज़ मुशर्रफ ने भी उसको हमेशा सहारा दिया है, साथ रखने की कोशिश की है। तो मैं ख़ुद इस पर हैरान हूँ कि जब ज़रूरत पड़े तो वही अल्ताफ़ हुसैन आपको कबूल है, वो उसके रवाबित रा के साथ हो, उसके रवाबित CIA के साथ हो, वो उसके रवाबित और बैनुल-अक़वामी मोसाद के साथ हो। लेकिन एक वक़्त में जब आपको ज़रूरत न रही तो आप कहते हैं कि अब ये गद्दार और बेवफ़ा है। मैं समझता हूँ कि कराची नहीं, पूरे मुल्क के लिए क़ानून की हुक्मरानी चाहिए, इनकी हुक्मरानी चाहिए। अगर एक गलत काम मैं करूँ तो मैं सेनेटर व आमिर जमात क्यों ना हूँ, मुझे अदालत में पेश होना चाहिए और मुझे सज़ा भुगतना चाहिए। जब तक हम इस लेवल पर ना आए, मैं समझता हूँ कि हम एक महज़ब सोसाइटी नहीं बन सकते। मेरा अपना ये ख़्याल है कि अब देखिए, आपने सवाल पूछा है तो मैं ज़रूर बता दूंगा कि अब वहाँ और भी पार्टियाँ बन गई, और आप देखते हैं कि किस तरह यानी वो लोग जो जिनके बारे में FIR दर्ज है 302 का, जिनको इश्तिहारी करार दिया गया है, मफरूर हो गए हैं, उनके घरों पर इश्तिहारी मुलज़िम का पोस्टर भी लगाया गया है। लेकिन आज वही लोग अचानक अपने अपने कोनों से निकल आए और मीडिया को भी वो डील कर रहे हैं और बड़े खुश व खुर्रम हैं। और जनाब, तो इसलिए जब तक सियासी जमातें मुजरमों के लिए वाशिंग मशीन का काम देती हैं तो सियासत और जमहूरियत तरक्की नहीं कर सकती है। लेकिन क्या ख्याल में अगर फ़ारूक सत्तार साहब ने और कुछ और लोगों ने अपने आप को डीलिंग किया है, कंडेम भी किया स्टेटमेंट को, उसके बावजूद भी आप उन राय से इत्तफाक करते जिसमें कहा जा रहा है कि MQM के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए? मैंने तो पाबंदी की बात नहीं की, मैं इंसाफ की बात करता हूँ। कुछ लोग आराज दे रहे हैं इस तरह के, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ। इसके हक़ में नहीं हूँ कि किसी पार्टी को पर इल्ज़ाम लगे और उसको अदालत के बग़ैर आप किसी आदमी को सज़ा दे। मैं तो इसको भी पसंद नहीं करता हूँ। ये तो एक महज़ब सोसाइटी नहीं है कि आप सड़क के किनारे किसी आदमी को पकड़ें और एक पुलिसमैन उसको थड़ियाँ लगा लें, उसको तप्पड़ लगा ले। ये हक़ पुलिस को किसने दिया है? अदालत के बग़ैर किसी को सज़ा देना। लेकिन ये ज़ालिम को मज़लूम बनाने वाली बात है। क्या कह रहा है, एक आदमी ने 302 का जुर्म किया है और आप उसको चंद तप्पड़ लगा कर कहते हैं कि चले बच्चों आइंदा इस तरह काम ना करना, और वो आराम के साथ चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने कातिल को, एक ज़ालिम को मज़लूम बनाया और कौम को धोखा देने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि अदालत हो और अदालत में इंसाफ अदालती प्रोसेस से किया जाए। बिल्कुल। और आपके ख्याल में MQM लंदन और कराची में कोई फ़र्क है या आप समझते हैं कि एक ही जमात अब तक? ये तो ऐसा है ना कि जो पार्टी लीडर होता है वो अपने पार्टी का एक चेहरा होता है और बाकी पार्टी तो क्या फारूक साहब कह रहे हैं ना कि MQM पाकिस्तान अलहदा है, MQM लंदन। ये तो इसका मुस्तकबिल बताएगा कि अब वाकई फ़ारूक सत्तार साहब उससे अलहदा हो गए हैं और उनकी जो पार्टी है वो इनसे अलहदा है या अब भी उनका एक हिस्सा है। इसलिए कि लंदन में एक पूरा ग्रुप मौजूद है
उनके साथ दाएं बाएं कारकुनान की एक बड़ी टीम वहाँ भी मौजूद है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कराची समेत पूरे मुल्क में एक आज़ाद अदलिया हो। अब देखिए, इस कौम ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब की बहाली के लिए कितनी कुर्बानी दी, और जब ये कराची गए तो लोग इनके इस्तकबाल के लिए आए थे, उसमें बहुत सारे लोग शहीद हो गए। लेकिन उस चीफ जस्टिस को ने फिर कभी ये तकलीफ़ नहीं की कि बाबा ज़रा फ़ाइल पेश किया जाए, वो जो मेरे इस्तकबाल के लिए लोग आए थे वो कीड़े मकोड़े थे, वो किसने मारे थे, जिन्नात ने मारे थे या इंसानों ने ये काम किए थे। रात गई और बात गई। यहाँ कितना इंसानी खून सस्ता है, मैं इस पर हैरान होते हैं। यकीनी तौर पे इस पर भी बात करेंगे आगे चल के। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब और शेख रशीद साहब फ़ौज से मदद की बातें भी कर रहे हैं। सिराजुल हक साहब इन बातों को किस अंदाज में देखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद इसको आगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। सिराजुल हक साहब, पिछले दिनों स्पीचेज़ हुई हैं अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब भी और शेख रशीद साहब भी मॉडल टाउन को लेके, तो वो फ़ौज से मदद चाह रहे हैं। आपके ख़्याल में ये दुरुस्त है, और ऐसे मौके पे आपके ख़्याल में फ़ौज को किरदार अदा कर भी सकती है, उसे करना भी चाहिए? देखिए, मेरे प्यारे भाई शराई साहब, एक ऑलरेडी एक ऑपरेशन तो जारी है कराची में, और वहाँ भी हमारे फोर्सेस इन्वॉल्व है। लेकिन आप देखते हैं कि इतना अरसा गुज़रने के बाद भी कराची में इस वक्त पानी का मसला है। कराची में बेरोज़गारों के लश्कर हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। कराची में बदतखोरी है, कराची में टारगेट किलिंग अब भी है, और कराची में लोड शेडिंग है। कराची में देखिए कचरे का मसला, इंसान ने चांद और मरीख की तरफ सफ़र शुरू किया है, और हमारा आलम इस्लाम का सबसे बड़ा शहर, उसका मसला कचरा उठाना है। अब नए वज़ीर आला ने भी ऐलान किया कि मैं बस चंद दिनों में उठाऊंगा, लेकिन अब भी एज़ इट इज़ वो मसला मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन और सिविलियन मामलात में फ़ौज का इस्तेमाल, एजेंसियों का इस्तेमाल, ये हल नहीं है। सियासी मसाइल का हल सियासी अंदाज ही से मुमकिन है। फोर्सेस का काम वो मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी और बॉर्डर का तहफ़्फ़ुज़ है। इसलिए जब आप मोटर से जो सफ़र के लिए उसे टिकटर का काम लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ काम गलत कर रहे हैं और आप फिर नाकाम भी होंगे। तो फ़ौज से हमें वो काम लेना चाहिए जिसका हल्फ उन्होंने उठाया है। उसके अलावा बोझ जब उस पर आप डालते हैं और हर काम उसके हवाले करते हैं, फिर क्या होता है? फिर ये इदारा मुतनाज़िया बन जाता है। फिर ये इदारा ईवानों के अंदर और बाहर डिस्कस हो जाता है, और ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है कि आप अपनी मुल्क की फ़ौज को तनकीद का निशाना बना ले, लेकिन फिर ख़ुद ही आप उसकी जगह पर रखते हैं और फिर ख़ुद ही तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो मेरे ख़्याल में फ़ौज के साथ ये बेइंसाफ़ी है। इसलिए वो वही काम करे जिसके लिए कौम ने उनको मैंडेट और ये मुकाम दिया है। अब सियासतदान अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ले तो मसला हल हो सकता है। लेकिन इससे पहले मूव ऑन पार्टी ने इस तरह के बैनर्स लगाए तो उनके खिलाफ मुकदमात भी बने हैं। तो आप समझते हैं कि इन दो शख्सियात के खिलाफ भी कुछ तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ये कह रहे हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड एक तरह से है? समझते हैं आप कि मूव ऑन पाकिस्तान पार्टी की तरह इनको भी डील करना चाहिए? देखिए, ये तो फर्जी नाम होते हैं, कुछ लोगों की लेकिन उन लोगों को पकड़ा तो गया सर। हाँ, वो तो ठीक है, कुछ लोगों की अपनी। सिराजुल हक साहब अगर आइन की बालादस्ती की बात करते हैं तो फिर यहाँ इतना मेरे नज़दीक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है ना सर। गैर कानूनी है, गैर आईनी है, और बहुत एक यानी नापसंदीदा बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई शीशे का घर है कि किसी ने एक पत्थर मारा और ये बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नहीं, ये एक मुस्तहकम मुल्क है, अब ख़ासा मजबूत मुल्क है। लेकिन ये है कि सियासी क़ियादत ठीक हो। अब सियासत क़ियादत जब नाकाम होती है फिर लोग इस तरह बैनर लगाते हैं, और सियासी क़ियादत जब अपने परफॉर्मेंस नहीं देती है फिर लोग फ़ौज की तरफ देखते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में
हुकूमत और आवाम के दरमियान अर्श और फर्श के फासले होते हैं। इसलिए जब लोग तंग होते हैं तो यही दुआ करते हैं कि जो अर्श है वो फर्श पे गिरे, और जब वो गिर जाता है तो लोग खुशियाँ मनाते हैं। तो मैं समझता हूँ इसकी बुनियादी वजह आवाम के नज़र में हुकूमतों की नाकामी है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी होनी चाहिए, क्या वक्त तकाजा कर रहे हैं इस चीज़ का? और अगर उनकी तब्दीली होती है तो क्या समझते हैं कि चीज़ें वैसे चलेंगी जब तक चल रही हैं, या कोई आप शिफ्ट देख रहे हैं? देखिए, अब फ़ौज का भी एक कानून तो है, उसमें एक्सटेंशन का इख्तियार भी है और बरवक़्त भी है। मैं जब इस मसले पर सोचता हूँ, ये ठीक है कि एक आदमी बहुत ज़्यादा बासलाहियत है, लेकिन ये भी ठीक है कि एक और आदमी भी इस इंतज़ार में है। तो मैं चूँकि ख़ुद सरकारी इदारों में रहा हूँ, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक डिपार्टमेंट का आदमी डिपुटेशन पर दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता है, तो वो भी खुश होता है और जो फैसला करते हैं वो भी खुश होते हैं कि अपनी मर्ज़ी का आदमी हमने इस महकमे में लाया। लेकिन वहाँ पर जो आदमी ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट पे होते हैं वो समझते हैं कि मेरे इख्तियार, मेरे हुकूक पर किसी ने हमला किया। तो ये इख्तियार जो है इस वक्त तो वज़ीर आज़म का है, न मेरा है न आपका है। अगर कभी वज़ीर आज़म ने आपसे मशवरा लिया या मुझसे मशवरा लिया तो इंशाअल्लाह मैं वही मशवरा दूंगा जो पाकिस्तान के हक़ में और जनरल राहील साहब के हक़ में बेहतर होगा। वो क्या हो सकता है? यकीनी तौर पे आप एक मुदब्बर सियासतदान, लोग जानना चाहते हैं कि सिराजुल हक़ साहब का मशवरा क्या होगा। वो जब देखिए जिसके हाथ में जिसके यहाँ इख्तियार है, अगर उसने कभी हमसे मशवरा किया हम ज़रूर वही मशवरा देंगे जो मेरे मुल्क के हक़ में। आपको कहीं लगता है कि कोई ऑपरेशन की अमल दरामद में कोई प्रॉब्लम लग रहा है आपको? ख़राबियाँ कहाँ पे हैं कि रिजल्ट्स वो नहीं आ रहे? इसका मतलब यह है कि कुछ दराड़े मौजूद है, कुछ शगाफें मौजूद है जिससे फ़ायदा उठाकर इस तरह कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन ये सारी ज़िम्मेदारी मैं फिर कहूँगा कि सिर्फ़ फ़ौज पर डालना ज़्यादती है जब तक सियासी हुकूमत और तमाम इदारे एक पेज पे न हो। अब क्वेटा के वाक़े पर हमारी तजवीज़ यही है कि एक बार फिर वज़ीर आज़म साहब को आर्मी चीफ समेत तमाम सियासी जमातों को बैठाना चाहिए था, जिस तरह उन्होंने पेशावर के वाक़े के बाद किया, लेकिन वो नहीं कर सके और उसकी वजह से बलोच अवाम को एक परेशानी है। आपके ख्याल में सियासतदान और फ़ौज एक सेम पेज पे नहीं है? सेम पेज पे नहीं इस वक्त सूरत हाल ऐसी है? देखिए, ये एक ऐसा मसला है कि अगर ये अमन का मसला है, ये सियासत का मसला नहीं है, मुस्तक़बिल का मसला है। जैसे कह रहे हैं कि तमाम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तो आपको लगता है कि नहीं? लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह दर्द और तकलीफ़ और मुसीबत के आलम में सारी क़ियादत को जिस तरह एक होना चाहिए और कौम जिस तरह इंतज़ार करती है, इस वक्त वो तो नज़र नहीं आती। और आप क्या देखते हैं अमेरिका और भारत का जो दिफाई एक मुआहदा हुआ है, ये मुआहदा किसके ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के लिए कितने बड़े चैलेंजेस हैं इसमें? देखिए, अमेरिका से दोस्ती करना और अमेरिका से दुश्मनी करना दोनों अच्छा नहीं है, और ये ख़ुद उनके अपने थिंक टैंक के लोग कहते हैं कि जिसने अमेरिका के साथ दोस्ती की है वो भी ज़लील हुआ है और जिसने दुश्मनी की है उसका अंजाम भी अच्छा नहीं हुआ है। हमारे और उनके दरमियान 7 समंदर मौजूद है। तो मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुक़ात है वो आका और ग़ुलाम की बुनियाद पर ना हो, बराबरी की बुनियाद पर हो। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, अल्लाह ताला ने हमें वो कुछ दिया है जो शायद अमेरिका को भी नहीं दिया है। इंडिया ने अब तक पाकिस्तान की जोग्राफिया वजूद को भी तस्लीम नहीं किया है, और गुज़श्ता दिनों मोदी ने जो इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बात की है बलूचिस्तान के हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, मैं समझता हूँ कि इनका जवाब उनको देना पड़ेगा। अगर मोदी कुछ अर्सा और रहा तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर एक और पाकिस्तान बनेगा। वहाँ के सिख अक़लियत, वहाँ के क्रिश्चियन अक़लियत, वहाँ के दलित बिरादरी, वहाँ के शूदर, वो सब एक आज़ादी की जंग लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जो पुरअमन हो, जो पुरअज़म हो, जो तरक्की पसंद और जमहूरी पाकिस्तान हो। जहाँ तक अमेरिका और इंडिया की बात आपने की तो ये कोई नई बात नहीं है। आपके इल्म में होगा कि जब 1965 में उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ हमला किया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को उस वक्त भी कहा था कि हमारे दिए हुए हथियार इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करना, ये सिर्फ रूस के ख़िलाफ़ है। फिर जब 70 और 71 का वाक़या हुआ, 71 में जब पाकिस्तान
मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन रहा था और चाइना ने पेशकश की पाकिस्तान को कि हम इमदाद दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, तो अमेरिका ने फिर कहा कि उनसे इमदाद नहीं लेना, हमारा 7वां बेड़ा आ रहा है और हमारा बेड़ा गर्क हो गया और उसका बेड़ा आज तक नहीं पहुँचा। आप नाक़िद रहे हैं मौजूदा हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी के हवाले से, और अब तालामा तहरुल कादिर साहब भी फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब तो भारतीय एजेंट है। आप भी इत्तफ़ाक़ करते हैं कि कुछ वाकई इनका सॉफ्ट कॉर्नर और उनके लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे? अल्लामा डॉक्टर मौलाना के स्टेटमेंट पर मैं तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो मौजूदा कश्मीर पॉलिसी है उससे ख़ुद कश्मीरी भी मुतमईन नहीं है और ये उस तरह वकालत नहीं कर रहे हैं जिस तरह होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त पूरी कश्मीर जिस तरह चौक और चौराहों पर है और आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, तो ये लम्हा था कि पाकिस्तानी कौम इसी लम्हे से फ़ायदा उठाते और हुकूमत और मकबूजा कश्मीर के लिए आज़ादी का जो सूरज है उसको तुलो होने में अपनी कोशिशें शामिल करते, लेकिन नहीं कर सकी हुकूमत। एक आखिरी सवाल, बहैसियत अमीर जमात इस्लामी, वो क्या कुछ आप करना चाहते हैं कि जिससे पहले इस जमात के अमीर नहीं कर सके पाकिस्तान के लिए? मुझसे पहले जितने भी उमरा गुज़रे हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसी जमात दी है जो एक इस्लामी जमात भी है और सरतापा अपने तमाम फैसले इस्लाम की रोशनी में कर दिया है। उन्होंने मुझे एक जमहूरी जमात इस्लामी हवाले की है, और अगर इस जमात में जमहूरियत ना होती तो फिर कभी भी जमात इस्लामी का अमीर आज सिराजुल हक़ ना होता। और उन्होंने मुझे एक वेल डिसिप्लिन, मुनज़्ज़म, दियानतदार, हर तरह के दामन उसका जो पाक है, एक ऐसी जमात दी है जो प्रोग्रेसिव भी है, तरक्की पसंद भी है, जो फ़र्द और ख़ानदान और माशरे की तरक्की पर यकीन। तो ये एक बहुत बड़ी अमानत उन्होंने मेरे हवाले की है। अब मैं यही चाहता हूँ कि मैं जमात इस्लामी को एक करेक्टर लिहाज से भी, इसलिए कि मेरे अपनी जो मुखालिफिन हैं उनके साथ पैसा ज़्यादा है और सियासत और जमहूरियत इस वक्त पैसे का खेल है, उसके मुकाबले में जमात इस्लामी के कारकुन के साथ किरदार की ताकत है, दियानत और अमानतदारी की ताकत है। और मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा इलेक्शन हो जिसमें सियासत की बजाय, जिसमें पैसे की बजाय किरदार की कीमत हो, जिसमें ज़ालिम उडेरा, ज़ालिम जागीरदार, ज़ालिम सरदार, ज़ालिम ठेकेदार, ज़ालिम बिरूनी दुनियाओं के जो एजेंट है उसकी बजाय मुखलिस दियानतदार क़ियादत सामने आ जाए। इसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन को भी मजबूर करूँगा इंशाअल्लाह ताला, और हम उस वक़्त सुन लें, उस वक़्त इलेक्शन कमीशन को नए इलेक्शन करने देंगे जब ये जो मौजूदा कवानीन हैं इसमें तब्दीली हो और इसमें 62-63 पर अमल दरामद हो और उसमें पैसे की बजाय जिस तरह इलेक्शन और बैलेट बक्स और पोलिंग स्टेशन को अगवा किया जाता है, अहलियत और सलाहियत की बुनियाद पर लोगों को इंतखाब का मौका मिले। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक़ साहब, बहुत मेहरबानी।